नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। पेश है एक और खास एपिसोड न्यूज पॉइंट टारगेट 272 का। इस चुनाव के मौसम में मैं अलग अलग मसले, मुद्दे ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरा मकसद है आपको ये दिखाना और समझाना। आपने राष्ट्रीय पार्टियों के ऑफिसेज देखे मेरे साथ और मुद्दों पर लखनऊ की यात्रा देखी। आज मेरा मकसद है ये आपको समझाना कि इस देश में सत्ता, वाकई गवर्नेंस कैसे चलती है। अल्टीमेटली आप किस बात पर रिएक्ट करते हैं? आप रिएक्ट इस बात पर करते हैं कि सरकारों से जो आपको अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उस पर वो खरी नहीं उतरती। इसी को हम लोग चुनावी जबान में एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं कि सरकार के खिलाफ एक मूड पैदा हो जाता है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो। ये सरकार होती क्या है? बड़ी बड़ी और आलिशान खूबसूरत इमारतें जो हैं दिल्ली में, इसमें क्या होता है, कैसे होता है? एक ऐसी जगह हम आज मौजूद हैं, शायद हिंदुस्तान में इससे ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारत ढूंढना बहुत मुश्किल है। देश का राष्ट्रपति भवन, देश के राष्ट्रपति जहां पर रहते हैं और जहां से पहला पड़ाव, पहला कदम होता है शुरुआत का किसी सरकार के बनने का और उसके बनने से जुड़े बड़े फैसलों का। तो राष्ट्रपति भवन से बेहतर जगह मेरे हिसाब से नहीं हो सकती थी जहां से मैं इस विषय पर और इस बातचीत पर कोई शुरुआत करूं। आज के हमारे इस सफर में मेरे साथ एक मेरे खास साथी रहेंगे। मैंने इनसे वादा किया था कि भाई ये मिलिएगा मुझे जरूर आप राष्ट्रपति भवन में। हिमांशु है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हिमांशु ये हमारे चैनल के लिए गवर्नमेंट को देखते हैं, कवर करते हैं, उसकी नीतियां, उसकी पॉलिसीज, उसके बदलाव, उसके फैसलों पर नजर रखते हैं। मेरी भी बड़ी सारी दिलचस्प यादें हैं राष्ट्रपति भवन की, एक पत्रकार के लिए हमेशा होती है अगर आपने सियासत एक लंबे सफर में देखी है। हिमांशु के पास भी बड़ी दिलचस्प यादें। लेकिन हिमांशु से कुछ भी कहने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वो कोर्टयार्ड है, ये वो बड़ी सी जगह है। रवि दिखाएंगे आपको। इसके आगे आप देख रहे हैं ये खूबसूरत हिस्सा जिसमें कि आगे जाकर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों सामने आता है। अक्सर आप टेलीविजन की तस्वीरों में देखते होंगे कि कैसे नेता, जब भी कोई डेलीगेशन होता है नेताओं का या कुछ भी होता है, वो किस तरह से यहां से निकलकर आते हैं। ये वो जगह है। ये दो तोपें यहां पर लगी हुई हैं, इसके बगल से वो दरवाजा है, यहां से निकलकर आते हैं। अक्सर आप टेलीविजन की खबरों में ये तस्वीरें देखते हैं। ऐसे एक बड़ी दिलचस्प घटना है जिसके बारे में हिमांशु आपको बताएंगे। ये घटना 2004 की है। 2004 में कहने की जरूरत नहीं है कि सभी लोग, मैं हमेशा कह चुका हूं कि कमाल की जीत थी सोनिया गांधी के लिए। इंडिया शाइनिंग की करारी हार बीजेपी सोचती भी नहीं थी, कांग्रेस नहीं सोचती थी कि उनकी सरकार आएगी, और उसके बाद पूरी उम्मीद बनी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन ऐसा भारतीय सियासत के इतिहास में नहीं हुआ। आगे क्या हुआ और कैसे हुआ राष्ट्रपति भवन में, हिमांशु बताएंगे। हिमांशु, मई का महीना 2004। जी, और बहुत अनिश्चितता थी उस वक्त। हाँ। किसी को विश्वास नहीं था, जैसा आपने कहा, कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, और कांग्रेस को करीब 8 सीटें ज़्यादा मिली थी बीजेपी से। और तस्वीर साफ नहीं थी क्योंकि कोई एक कोएलिशन कांग्रेस ने नहीं बनाया था जिसके पास कि अपना नंबर हो। तो 3 दिन तक राष्ट्रपति कलाम ने अपनी किताब में ये खुलासा किया कि 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे कि कोई नेता उनके पास आएगा या कोई कोएलिशन उनसे समय मांगेगा सत्ता में नया सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और उस वक्त आपको याद होगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, इसको लेकर बहुत राजनीति हुई और बहुत राजनीतिक हंगामा हुआ था, और ड्रामा करीब 3 दिन तक चला था। और कलाम साहब ने लिखा है कि वो तैयार थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि सोनिया गांधी आखिरकार प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन इसी जगह पर मुझे याद है कि मई 2004 में सोनिया गांधी पहली बार मनमोहन सिंह को लेकर आई, और हम ठीक यहाँ पे खड़े थे। एक बहुत बड़ा जमावड़ा मीडिया का यहाँ पर था, और किसी को उम्मीद उस वक्त नहीं थी कि आखिरकार सोनिया गांधी पार्टी के दबाव को रिजेक्ट करेंगी कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री बनना है और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मीडिया का किस तरह का रिएक्शन था मनमोहन सिंह को देखकर? खबरें तो हल्की हल्की आने लगी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि हाँ, मनमोहन सिंह हो सकते हैं वो नाम जो सोनिया गांधी रेकमेंड करें। देखिए, मुझे लगता है करीब देर रात का वक्त था, 7-8 बज रहे होंगे, और जब वो सोनिया मनमोहन सिंह को लेकर बाहर आई तो मनमोहन सिंह उस वक्त एक प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जरूर थे, एक टॉल कांग्रेस लीडर थे, लेकिन प्रधानमंत्री होंगे या सोनिया गांधी, उनको लेकर
को नॉमिनेट करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर यूपीए की तरफ से, इसका अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था। और जब पहली बार सोनिया गांधी आई, उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे याद है कि बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आवर कंट्री विल बी सेफ इन डॉक्टर मनमोहन सिंह हैंड। मनमोहन सिंह को एक एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं मानते थे। आपको याद होगा कि वो सही बात है, वो शायद उनको पर अभी तक लगता है कि वो सियासी व्यक्ति नहीं है, एक अफसरशाही से प्रभावित व्यक्ति है। अभी तक मनमोहन सिंह पर चार्ज लगता है जी। और उस वक्त मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं होते थे। सोनिया गांधी के मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया जिसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त बहुत ज्यादा थी। एक क्लीन छवि का आदमी, जो एक टेक्नोक्रेट था, प्रधानमंत्री रह चुका था और एक आर्थिक संकट से उबारा था उसने देश को। तो एक बहुत ही नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन जो टेक्नोक्रेट था, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। मैं एक अब आपको दूसरी बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़े उस तरफ जहाँ पे मैंने बताया ना, लोग आके बयान देते हैं, डेलीगेशन होता है मिलने के बाद। अब दूसरी बड़ी दिलचस्प बात है कि भारतीय सियासत में राष्ट्रपति की भूमिका का एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसमें आज हम नहीं जाएंगे, उस पर तमाम विश्लेषकों ने किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी अहमियत है जो भी चुनाव के बाद की तस्वीर होगी इस जगह की, इस प्रांगण की, इस प्रेमाइस की, राष्ट्रपति भवन की, कि क्या होगा, क्या सोच रहे हैं राष्ट्रपति। हिमांशु ने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी, मुझे कुछ देर पहले बता रहे थे मैं कि हिमांशु, जो सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तो इस पे बराबर राष्ट्रपति भवन में नजर रखी जा रही है। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन में ही सबसे पहले जो भी कोएलिशन जिसको कि सबसे ज्यादा जिसके पास सांसद होंगे, उनकी तरफ से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। तो ठीक है, मतलब मूड क्या है, माहौल क्या है। निश्चित तौर पर एक ऐसी तस्वीर उभर रही है कि राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम होगी। और मुझे लगता है कि उनको भी तैयार रहना होगा। जो नई तस्वीर मीडिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है ओपिनियन पोल और ओपिनियन सर्वेस के जरिए, इतिहास के पन्नों के जरिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे बहुत अहमियत रखती है राष्ट्रपति की भूमिका। हमेशा से ये देखा गया है कि किस तरह से उनकी राय, उनकी ओपिनियन बहुत अहमियत रखती है। ये तो खैर 16 मई के बाद की स्थिति है, इस पर अभी उतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, ये वो जगह है जहाँ पर आपके देश के सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ में वो ये कहते हैं और इस कमिटमेंट को शपथ पत्र के जरिए कहते हैं कि कैसे उनको अपने कार्य का, अपने काम का निर्वहन सही तरीके से करना है। इन्हीं मंत्रियों का आप लोग आकलन करते हैं, इन्हीं मंत्रियों के कामकाज से आप खुश होते हैं, नाराज होते हैं। इन्हीं मंत्रियों के कामकाज का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंबिता होती है, एक तरीका होता है जब आप कहते हैं कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया या इन्होंने सही काम नहीं किया या आपकी उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। ये सारी प्रक्रिया जो है ये राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। सबसे बड़ा और खूबसूरत प्रांगण मेरे हिसाब से, मैंने संसद भी बहुत सालों कवर की है, उसकी भी इमारत बेहद खूबसूरत है अंदर से। अगर रवि थोड़ा सा घूमकर दिखाए तो मैं आपको समझा सकूंगा। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ की आए तो आप देख रहे हैं कि ये वो बड़ा सा प्रांगण है, ये नॉर्थ ब्लॉक है। ये दो जो गुंबद आपको नजर आ रहे हैं, ये देश चलाने के दो बड़े हिस्सों का हिस्सा है। मेरे बाएं तरफ जो है वो नॉर्थ ब्लॉक है जहां पर गृह मंत्रालय होता है, वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगा। और मेरे दाहिनी तरफ जो है वो साउथ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो खुद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है। ये आप दोनों देख रहे हैं, बहुत स्पष्टता से आपको दिख रहा है, ये बहुत भव्य है। ये दिल्ली के सबसे खूबसूरत हिस्सों में है, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है। सालों से इस भव्यता को मैं देख रहा हूं। और अगर यहां से रवि ठीक घूमे रवि यहां से, तो अब आप देख सकते हैं इस इमारत के सामने के तरफ की भव्यता आप देख सकते हैं। हमारा तिरंगा लहरा रहा है इस गुंबद के ऊपर। राष्ट्रपति भवन के लोग आते हैं यहां पर, कुछ लोगों को आप देख रहे हैं तस्वीर खिंचवाते हुए। बहुत भव्य है ये,
बहुत खूबसूरत है। बाकी के हिस्से भी मैं आपको दिखाता हूँ। Where are you from? Kerala. Kerala. Okay. Have you ever seen this building earlier? Yes, I have. I visited. It's the second time I visited. Actually, Okay. What does it remind you of? Anything? actually my childhood. Okay. My father used to work for a previous president here, so I've been Okay. here as a child. But every time I have family friends visit, Okay. I like to bring them here. I think it's a great introduction to India. A quick word. You from? Thailand. Okay. Have you ever been? Obviously, you're seeing this for the first time. Yes, and today is actually my first day in India. Oh, lovely. How do you feel about this majestic building? Very beautiful, very intriguing. Very Like beautiful. all the architecture details, even on the carpet, on the door, Yeah. very inspiring. थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू। तो लोग जो आते हैं, मैंने कहा ना कि बड़ा भव्य है, बहुत खूबसूरत है, ऐतिहासिक है। हर चीज का मिश्रण आपको राष्ट्रपति भवन में मिलता है और सत्ता की शुरुआत का पहला कदम है, इसीलिए ये राष्ट्रपति भवन है। बाकी हिस्सों को भी हम आपको दिखाते हैं राजपथ से होते हुए। चलिए हिमांशु जी हमारे साथ है, सफर को आगे बढ़ाया जाए। सत्ता के केंद्र कैसे कैसे चलते हैं ये दिखाया जाए आपको चुनाव के मौसम में। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको लिंक स्टैब्लिश कर रहा हो। ये थोड़ी टीवी की जबान बोल रहा हूं आपके साथ। तो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन है। अब हम लोग इस आलीशान सड़क पर आ गए। ये क्या है? ये राजपथ है। ये तो स्वाभाविक है कि ये सड़क जो जाती है यहीं पर आप भव्यता देखते हैं हमारे प्रजातंत्र की, हमारे डेमोक्रेसी की। ये राजपथ है। अब मेरे बाएं हाथ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये है नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक आप देख सकते हैं। इसमें जो है वित्त मंत्रालय होता है, इसमें गृह मंत्रालय होता है, दो बहुत अहम मंत्रालय। अगर रवि ठीक आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे और मुड़ेंगे और दूसरी तरफ का आपको दिखाएंगे तो भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और ये जो आपको हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं, इनके पीछे की जो इमारत है ये देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ ब्लॉक की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इमारत के बगल में ये देश का विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री। देश के रिश्ते दूसरे देशों से कैसे होने चाहिए, उनके प्रति हमारी क्या नीति होनी चाहिए, ये सब यहां से तय होता है। विदेश मंत्रालय से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा दूरी की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप वहां पर फौजी और जवान जो है वो निकल कर आते हुए। यहां पर आप देख रहे हैं बाकी सुरक्षा कर्मी। ये है देश का डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसका है ये बोर्ड। साउथ ब्लॉक बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आइए सड़क पार किया जाए और सड़क पार करके आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर वाहनों का ध्यान रखते हुए, ताकतवर इसलिए क्योंकि अक्सर इस सड़क पे जो वाहन चलते हैं उसमें बड़े ताकतवर लोग बैठते हैं। मेरे जैसे लोगों के वाहन नहीं चलते सड़क पे। साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक की तरफ। अब साउथ ब्लॉक का आपको हमने गेट दिखाया। भाई समझिए ये बड़ा मुश्किल काम है। आप लोगों को लग रहा होगा तो ऐसे ही घूम रहे हैं माइक लेके, ऐसा नहीं है। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये लाल रंग का नॉर्थ ब्लॉक का गेट है। और वहां सर आप देख सकते हैं ये सब बड़ी खूबसूरत बहुत पुरानी इमारतें हैं। हिमांशु एक चीज पूछना चाहूंगा, तकरीबन कितने लोग यहाँ पर काम करते होंगे भारत सरकार की तरफ से? अब बहुत ऐसा सारे आंकड़ा नहीं है। देखिए इसको तो 4 मंत्रालय हैं यहाँ पे, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। और निश्चित तौर पर हजारों लोग यहाँ पर काम करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार अपने आप में एक सत्ता का केंद्र माना जाता रहा है। और ये जगह जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये सत्ता का जो केंद्र है उसका भी एक न्यूक्लियस है यहाँ पर। मुझे लगता है एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने मुझे एक बार कहा था कि मेरे लाइफ का एम्बिशन है कि मुझे नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में काम करने का मौका मिले। तो अगर कोई देश का शिक्षा मंत्री है या पेट्रोलियम मंत्री है या कानून मंत्री है, उसकी भी मन में एक इच्छा होती है कि अगर मैं प्रधानमंत्री ना बन पाऊं तो अगर सरल शब्दों में कहें कि जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट मैंने देखा है लंदन में, या व्हाइट हाउस है वाशिंगटन
में ये जो सत्ता के बड़े केंद्र हैं, तो उसी तरह से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है हमारे लिए। जी, निश्चित तौर पर न सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए, हाँ। जैसा मैंने कहा, एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि मेरे लाइफ का एम्बिशन है कि मुझे नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में काम करने का मौका मिले, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है, इंडिया की टॉप ब्यूरोक्रेसी यहाँ से काम करती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, विदेश नीति, रक्षा नीति और वित्त नीति जो है भारत की, वो यही फॉर्मुलेट होती है। तो जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी एम्बिशन होता है कि उनको इस जगह पे महत्वपूर्ण ओहदों पर काम करने का मौका मिले। जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका एम्बिशन होता है कि उनको लाइफ में एक बार इस जगह पे काम करने का मौका और साहब जब वो ठीक से काम नहीं करते तो देश नाराजगी दिखाता है और वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से बाहर हो जाते हैं। निश्चित तौर पर, और इस बार भी ऐसा ही कुछ मूड बनता दिख रहा है। हाँ, तो ठीक है। अब आप यहाँ पर, भैया आप ये मोबाइल से कुछ खींच रहे थे? नहीं, वो अपना ऐसे ही घूमने। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं तो मयूर विहार से आया हूँ। मयूर विहार से आए हो, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो। क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? अब मैं तो पटना में रहता हूँ, ऐसे टूर पे आया हूँ। अच्छा, ऐसे टूर। कुछ पता है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बारे में, यहाँ क्या होता है? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं। कुछ ऐसा पता नहीं ना। देखिए, नौजवान को नहीं पता है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है नौजवानों के प्रति इनको बताने की। कहते हैं कि अफसरशाही के हिसाब से भारत में 7 बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम और हिमांशु जी अपनी गैर सरकारी पंचायत लगाएंगे। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट टारगेट 272 मेरे साथ, यानी कि विज्ञान प्रकाश के साथ। आप कौन से मंत्रालय में काम करते हैं? हम तो यहीं करते हैं जी। यही मतलब गृह मंत्रालय में? जी, अच्छा, क्या करते हैं आप गृह मंत्रालय में? मैं तो ड्राइवर हूँ सर। अच्छा, आप ड्राइवर। अच्छा, तो जब जब सरकारें बदलने जैसी कोई बात आने लगती है या वापस पुरानी सरकार के आने की बातें होती, तो मूड वूड कैसा हो जाता है? मतलब क्या अधिकारियों का मुंह लटक जाता है, नेताओं का मुंह लटक जाता है? अधिकारियों का तो मुंह लटकने का सवाल ही नहीं होता सर। क्यों? अधिकारियों का क्यों मुंह लटकेगा? अच्छा, अधिकारी अधिकारी है। अधिकारी अधिकारी रहेंगे सर बस। हाँ, मुंह तो मंत्रियों का लटकेगा जो हटेंगे सर यहाँ से सरकार, बस। सत्ता का चला जाना, अंग्रेजी में कहा, बड़ा टेरिबल एक्सपीरियंस होता है, यानी कि बड़ा दर्द भरा तजुर्बा होता है। हिमांशु जी, जी वापस हम लोग बैठ जाए। जी। अब आप ये बताइए कि कहते हैं देश में जो नेता हमें नजर आते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इनके अलावा इनके पीछे एक ब्यूरोक्रेसी होती है। ये कौन होते हैं देश के सबसे ताकतवर अफसर? देखिए, जो भी पार्टी चुनकर आती है, जैसे अभी एक चुनावी प्रक्रिया चल रही है, हाँ। जिस पार्टी के पास बहुमत होगा वो लीड करेगा, जो भी नया गठबंधन सरकार बनेगी उसको, और उसका अपना एक एजेंडा हमने देखा है और दर्शकों ने भी देखा होगा कि जो मैनिफेस्टोज जारी किए गए हैं, वो एक एजेंडा उन्होंने प्रॉमिस किया है लोगों को कि आप हमें वोट दीजिए, अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करके आपको दिखाएंगे 5 साल में। हाँ। अब असली गेम शुरू होता है जब आप देश में एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, वो अपनी सरकार चुन लेता है, मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो सरकार का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेसी का होता है। केंद्रीय सरकार जो भी होती है, जिस भी प्रधानमंत्री को, उसमें कुछ अफसर होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। ये चेहरे आपको अमूमन नजर नहीं आते, शायद जनता जनार्दन इनको ना पहचान पाए, लेकिन इनकी, जैसे हिमांशु ने आपको बताया, बहुत अहम और बहुत बड़ी भूमिका होती है देश को चलाने में। मैं आपको गिनाता हूं। सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश की ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, उसका सबसे आला अफसर होता है, सबसे ऊंचे ओहदे का अफसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके बाद होम सेक्रेटरी, यानी कि जो गृह मंत्रालय है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा जो मसला है, उसको चलाने वाला, समझने वाला अपने मंत्री के साथ होम सेक्रेटरी, गृह सचिव। उसके बाद एक तस्वीर आती है देश की सुरक्षा से सीधी जुड़ी हुई, जिसमें रक्षा मंत्रालय आता है और उसमें एक भूमिका होती है डिफेंस सेक्रेटरी की, रक्षा सचिव की। उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वित्तीय हालत, फिस्कल मैनेजमेंट, इन सब पर एक बड़ा
और प्रबल और प्रभावशाली असर होता है बजट से लेकर वो सारी बातों को लेकर अपने मंत्री के साथ काम करते हुए देश के फाइनेंस सेक्रेटरी का, यानी कि वित्त सचिव का। उसके बाद सीबीआई, जिसको लेकर एक बहुत बहस हो चुकी है अब, उसके जो निदेशक होते हैं, जिनका मूलतः काम होता है सरकारी तंत्र की गलतियों को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उन गलतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को अंजाम तक पहुंचाना। उसके बाद जो भी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक होते हैं, जो जानकारी हासिल कर देते हैं इस बारे में कि देश के भीतर क्या हो रहा है और क्या होने की आवश्यकता है, बहुत अहम भूमिका होती है। उसके बाद रॉ के निदेशक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के हिसाब से दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जो भी प्रधानमंत्री और सरकार को जानकारी चाहिए वो लाकर देते हैं। ये शायद आपको ये दिखते नहीं, दिखने की इनकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम लोग होते हैं, इनकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। सत्ता, और जैसे हिमांशु ने आपको बताया कि अब इनका समय काल निश्चित कर दिया गया है मनमोहन सिंह सरकार में, सत्ता और सरकारों के लिए ये पदों पर आसीन व्यक्ति जो ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, ये बहुत अहमियत रखते हैं। हम इस सफर को जारी रखेंगे, हिमांशु जी हमारे साथ रहेंगे, थोड़ा सा आपको योजना आयोग और बाकी भी अहम सरकार चलाने के ठिकाने दिखाते हैं दिल्ली के। ये इंजन बड़े पुराने वक्त से हम लोग यहीं इसके सामने खड़े होकर बहुत सारे रिपोर्टों का आकलन कर चुके हैं पहले भी। तो ये सिंबल है भारतीय रेलवे का। आए है, जरा चढ़ जाए भाई, ये देखिए, हा। कहते हैं आज भी, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको, जब भी कोई सरकार होती है तो कहते हैं जनता या अपनी कंस्टिट्यूएंसी, खासतौर पर अपने इलाके के लिए सबसे ज्यादा अगर काम करने का, वाहवाही लूटने का मंत्रालय कोई है जनता के नजरिए से, जनता के परिवेश से, तो वो है रेलवे मंत्रालय। जितने भी रेल मंत्री रहे हैं, जब जब उन्होंने रेलवे बजट पढ़ा है संसद में, ये आरोप तो उन पर लगा ही लगा है। ये ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि तकरीबन पारंपरिक जैसा हो गया है कि अपने इलाके में वो रेलगाड़ियां बढ़ा देते हैं, या रेलगाड़ियां जो जा रही हैं उनका पड़ाव, उनका रुकाव अपनी कंस्टिट्यूएंसी या अपने प्रभाव के इलाके में कर देते हैं। इसलिए रेलवे मंत्रालय पर बड़ी सियासी उठापटक होती है। बड़े मशहूर लोग रेल मंत्री रह चुके हैं, तो आज अब भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लग चुके हैं, तो सियासी तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्या है ये रेलवे मंत्रालय? मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक आधी घंटे का कार्यक्रम किया था सिर्फ यही बात समझाने के लिए कि सियासत में कितनी जंग होती है एक नेता के लिए, पॉपुलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकप्रियता हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो रेल मंत्री बने। क्या ये बात अभी भी लागू होती है? निश्चित तौर पर आप देखिए, जब भी नई सरकार के गठन का सवाल उठता है, हाँ। तो जब हम अखबार में पढ़ते हैं और हम रिपोर्टिंग भी अभी करेंगे कुछ दिन बाद कि देश का नया रेल मंत्री कौन होगा, रेलवे पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, क्या जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पास रखेगी या फिर जो महत्वपूर्ण गठबंधन दल का नेता होगा वो लेना चाहेगा। हर बार खींचतान होती है जब भी सरकार के गठन का सवाल उठता है। आपको याद होगा रेल मंत्रालय का पद जो है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में आपके पास लिस्ट है, नाम हिमांशु नाम पढ़ के बताएंगे। 7 रेल मंत्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार में बदल चुके हैं। मनमोहन सिंह इतने वोट गैदरिंग मंत्रालय, अगर मैं इसको कहूं, थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, उसमें अपना रेल मंत्री नहीं फिक्स कर पाए। ऐसे क्यों? देखिए, ममता बनर्जी 2009 में बनी,
करीब 1.5 साल 2 साल रही। जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री बनाया। दिनेश त्रिवेदी ने किराया बढ़ाने का फैसला किया अपने बजट में, उसको लेकर विरोध हुआ। फिर मुकुल राय उनकी जगह आए, उनको हटाया गया। फिर बाद में जब तृणमूल कांग्रेस से रिश्ता ही टूट गया, तो फिर उसके बाद सीपी जोशी जी को कुछ दिन के लिए दिया गया। फिर पवन बंसल जी को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सीबीआई जांच चल रही है उसकी। उसके बाद फिर जब बंसल साहब ने को इस्तीफा देना पड़ा दबाव में, तो सीपी जोशी जी को करीब 1 महीने के लिए दिया गया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो बड़े नेता हैं कर्नाटक कांग्रेस के, उनके पास पिछले करीब 1 साल से ये जवाबदेही है। तो 7वें मंत्री हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 5 साल में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेल मंत्रालय जो है वो किसी भी सरकार के लिए वो कितना अहम मंत्रालय होता है और कितनी ज्यादा लॉबिंग और खींचतान होती है कि रेल मंत्रालय किसको दिया जाए। क्योंकि जब भी सवाल उठा है कि भारतीय रेल में आम लोगों को, यात्रियों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो ये सवाल उठता है कि आप किराया नहीं बढ़ाते तो फंड कहाँ से आएगा रेलवे के पास। वित्तीय हालत बहुत खराब है और हम सब आप जानते हैं कि जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं हर बार ऐसा होता है। अभी मैं झांसी से वापस आ रहा था चुनाव कवरेज करके, सामने एक सरदार जी बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतनी स्टोरीज करते हो, ये जो खाना खा रहे हो तुम शताब्दी ट्रेन में, इस पर क्यों नहीं स्टोरी करते? तुम भी देख तो रहे हो, तुम अभी स्टोरी करो, मैं तुमसे बात करूंगा। तो एक डिससेटिस्फैक्शन है आम लोगों में, लेकिन नेता अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करते दिखे हैं पिछले 10 साल में कि हमने किराया नहीं बढ़ाया, यानी महंगाई के इस दौर में हमने राहत दी है रेल। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि तमाम दुनिया के मुल्कों में, बहुत जगह मैंने भी सफर किया है, अगर विकसित यानी कि डेवलप्ड और विकासशील यानी कि डेवलपिंग, इन दोनों तरह के मुल्कों की कहानी देखें तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर रेलवे की सेवाओं का पूरे तौर पर निजीकरण हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी अहमियत का मंत्रालय है। ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, लोगों का आना जाना आपको नजर आ रहा है, ये सब कुछ यहां से होता है। रेलवे बोर्ड जो है वो सारे नीतिगत फैसलों पर एक बड़ी कड़ी नजर रखता है, बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। शायद विश्व में किसी मंत्रालय के हिसाब से सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक होगा ये। निश्चित तौर पर इतने ज्यादा लोग, मुझे लगता है करीब 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं रेल मंत्रालय में, रेल मंत्रालय के अंदर में, जो एक बहुत बड़ी संख्या। और एक मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी हम बागपत जा रहे थे, अपना एक प्रोग्राम शूट कर रहे थे हम ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, टिकट इंडिया का। तो जब मैं टिकट कटाने गया, करीब 40 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से बागपत की, मुझे कहा गया 10 रुपये टिकट है एक व्यक्ति का। तो हम और कैमरामैन जा रहे थे, तो 20 रुपये के टिकट में 40 किलोमीटर का सफर, 2.25 घंटे लगे उसमें, हमने वो रास्ता तय किया। तो जो एक कमजोर तबका है हिंदुस्तान का, जो गरीब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके लिए तो अब भी एक लाइफलाइन है भारतीय रेल। सही बात है, वो लाइफलाइन, आप सवाल उठाएं, सही बात, वो लाइफलाइन बहुत लंबे वक्त से बदली नहीं। कहाँ तक हमें जाने की अनुमति है हिमांशु? अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमें जाने की अनुमति है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है, भाई इसके आगे हम नहीं जा रहे, तो आप लोग कतई चिंता नहीं करिएगा कोई भी। देखिए ये लिखा हुआ है प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी कि जहां पर हम जैसे देश के आम हिंदुस्तानी के फैसले होते हैं वो बिल्डिंग में हम नहीं जा सकते, प्रतिबंधित क्षेत्र है। कोई बात नहीं भाई, प्रतिबंध आप रखिए हमारे ऊपर, हम तो आम आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिबंध हमारी कामनाओं पर, हमारी इच्छाओं पर, हमारी एस्पिरेशंस पर, हमारी सुविधाओं पर प्रतिबंध मत रखिए, उसका आप ख्याल रखिए। तो ये रेलवे मंत्रालय का प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पर कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। अब यही बड़ी दिक्कत है, मैं तो अपनी पहचान बना नहीं पाया आज तक। हिमांशु जी अपना पहचान पत्र दिखा सकते हैं यहाँ पर। और एक बहुत बढ़िया यहाँ मैसेज भी है, हाँ, इंडियन रेलवे फैमिली वेलकम्स यू। ठीक है, तो ये वेलकम कहाँ तक का है? तो प्रतिबंधित क्षेत्र, ये वेलकम कहाँ तक करवा रहे लोग? जिनके पास अनुमति है, अच्छा, जिनके पास अनुमति है रेल मंत्रालय के अंदर जाने के लिए, उनके लिए है ये। भैया नेशनल म्यूजियम के थोड़ी सी फोटो ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? इसमें कोई प्रतिबंध तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा? अच्छा, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा बढ़िया है। देखिए पुराने समय की मॉडल है, रॉकेट का भी मॉडल है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, राम गोटी। ये देखिए छोटा सा लाल रंग का इंजन है और नीचे, अच्छा 1500 रुपए का है, 1200 रुपए का मॉडल है, इंजन की कीमत नहीं भाई। जो मैंने कहा आपको, जब हाईवे की तस्वीर बता रहा था कि भारत बेहतर कनेक्ट हो, हमेशा इस बात को लेकर बहस होती है कि क्या आधुनिकीकरण के युग में, शहरीकरण के युग में एक इंडिया अलग बन रहा है और एक भारत
अभी भी अलग है, पारंपरिक पुराना भारत। ये बहस होती है, सबको बहस करने का अधिकार है। इसको जोड़ने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो अभी भी भारतीय रेलवे है। योजनाएं आम आदमी के लिए कहां से बनती है, उसके अलग अलग मंत्रालय हैं, लेकिन उसमें से एक खास मंत्रालय है योजना आयोग। उसकी भी कहानी बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। हाँ। अब आप देखिए कि शास्त्री भवन क्यों देश के चलाने के सिस्टम में इतनी अहमियत रखता है। अब आप जरा खाली लिस्ट देखिए मंत्रालयों की। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, विधि और न्याय मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, विधि कार्य मंत्रालय, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, विधायी विभाग, संयुक्त राष्ट्र कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज विंग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, राज्य भाषा खंड, विधायी विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। ये बड़ा मंत्रालय कोयला स्कैम की वजह से लोकप्रिय हो गया था गलत कारणों से। अब देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, यानी कि समाज में न्याय और शक्ति दिलाने का विभाग। अब आप देखिए केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि देश का हर किसान सीधा ताल्लुक रखता है इस मंत्रालय से। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि कानून और कानून से ज्यादा न्याय। बड़ी कहावत है ना भाई, मुल्क में न्याय देर से मिलता है और अदालतों की प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठते हैं। तो ये उसका विभाग है, उसका मंत्रालय है। और ये सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, अब ये देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। देश की हर गृहिणी, देश का हर घर, देश का हर परिवार इस मंत्रालय से, इस मंत्रालय ये बोर्ड से ताल्लुक रखता है। अब आप समझे मैं आपको क्या समझाने की राष्ट्रपति भवन से शुरुआत करके यहां तक कोशिश कर रहा हूं। ये दिखते नहीं, ये आप देखते नहीं, लेकिन आपके हिस्से के फैसले इस तरह की जगहों से होते हैं। तो अब आप देखिए कि अब जैसे जब एलपीजी का मसला आया, आप सबको याद होगा कि कांग्रेस का सेशन चल रहा था, राहुल गांधी ने अपने प्रधानमंत्री से कहा कि ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 9 सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, 12 दीजिए। बड़ी तालियां बजी राहुल गांधी के लिए। तो इस तरह के जो पॉपुलिज्म होता है, जो लोकप्रियता हासिल करने के पैंतरे होते हैं, जैसे कोई केजरीवाल आके बोल गया कि 50% बिजली कम, तो ये सब जो पॉपुलिज्म की नौटंकी होती है, लोकप्रिय होने के लिए जो सियासी नौटंकी करते हैं नेता, ये नौटंकियों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरह के मंत्रालय और इस तरह की अफसरशाही में बैठकर तय होता है। अब देखिए कोयला मंत्रालय, गराज नंबर 21 कोयला मंत्रालय। हम सिर्फ बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर बैठिए साहब, कोई बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, कोई हम आपका मंत्रालय अलग से शूट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये है, इतना विवादों से घिरा, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तमाम तरह के आंकड़ों के आरोप लगाए। देश में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उनके स्कूल की किताबों में क्या मसले होते, इसको लेकर एनडीए के समय में एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसके कि मंत्री मुरली मनोहर जोशी थे, बहुत विवादों में रही। उसके बाद आप देखिए जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, खेल मंत्रालय कितना चर्चा में आया, कितने, ये बड़ा बड़ा लंबा इतिहास है, अब आज उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितना चर्चा में आया खेल मंत्रालय। उस समय के खेल मंत्री के बयान जो आए, सरकार की सफाई जो बहुत ही कमजोर नजर आई, लोगों में एक धारणा पैदा हुई इस सरकार के खिलाफ कि ये सरकार के सिस्टम्स जो हैं वो मजबूत नहीं है। अंत में एक आखिरी बात, सरकार कभी भी किसी की भी हो, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, क्योंकि सब लोग दावा करते हैं कि हम देश के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस बात का लगाते हैं कि उन्होंने देश के लिए ये नुकसान कर दिया, उन्होंने देश के लिए वो नुकसान कर दिया, आम आदमी के बारे में सोचा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो तमाम इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जहां पर केंद्रीय सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के तंत्र ऑपरेट करते हैं, सिस्टम ऑपरेट करते हैं। किसी भी सरकार की आय किसकी जाए किसकी, ये जरूरी नहीं है।
ये अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये बात रखता है कि इन तमाम खिड़कियों, दरवाजों, इमारतों में बैठे लोग, आला अफसर पोजीशन पर बैठे लोग जो अपने मंत्रियों के साथ काम करते हैं, कागज बनाते हैं, क्या वो सिस्टम्स को सुधार रहे हैं आम हिंदुस्तानी के हक में बनने के लिए? क्या इस सरकार की डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने के तरीके सिर्फ उन सरकारी विज्ञापनों में पोस्ट कार्ड की फोटोओं तक सीमित है, या वो जमीन पर वाकई लागू हो पाते हैं? ये चुनौती आजाद हिंदुस्तान में सरकारों की अभी भी बदलती कम से कम मुझे नहीं नजर आती। मैं अभी ज्ञान प्रकाश, न्यूज पॉइंट, टारगेट 272 के लिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।